ब्लूनीज वर्ल्ड में आज मैं जिस सीज़न को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है मनी हाइस्ट सीज़न 5 वॉल्यूम 1। तो लेट्स स्टार्ट अ सीज़न। इस सीज़न के स्टार्ट होते ही एपिसोड 1 में सीज़न का आगाज़ होता है, जहाँ लास्ट सीज़न 4 ख़त्म हुआ था। हम देखते हैं प्रोफेसर एलिसिया के निशाने पर है, यानी एलिसिया प्रोफेसर तक पहुँच चुकी है। एलिसिया प्रोफेसर को खूब टॉर्चर करती है, उसको डराती भी है, धमकाती भी है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। वो दरअसल उसका पूरा प्लान जानना चाहती है और उससे ये भी कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगे। मतलब कि वो प्रोफेसर को पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है, लेकिन प्रोफेसर भी काफ़ी होशियारी दिखाता है और उससे बचने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन एलिसिया उसके एक हाथ पर फायर कर देती है, मतलब कि वो उसको मारने का इरादा ही करके आई है। वो उससे ये भी कहती है कि मुझे अगर इस बच्चे को पालना नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का मार डालती। उसके बाद सीजन फ्लैशबैक में जाता है और हम बर्लिन को देखते हैं, जिसका एक बेटा होता है और वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होता है। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की होती है और वो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी एक्सपर्ट भी होता है और वो अपने बाप यानी बर्लिन से बात कर रहा होता है। बर्लिन उसे बताता है कि मैं एक लड़की से शादी करने वाला हूँ जिसका नाम टैटियाना है। वो लड़की रैफेल यानी बर्लिन के बेटे को भी बहुत पसंद आती है। बर्लिन रैफेल से कहता है कि तुम मेरी एक हाइस्ट में मदद करो। रैफेल बर्लिन से कहता है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है और मैं हैकिंग भी करना जानता हूँ, मेरे पास एक अच्छा जॉब भी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बर्लिन रैफेल से कहता है मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाई इसीलिए है ताकि तुम मेरे काम आ सको। ये सुनकर इन दोनों में बहुत बहस होती है और आगे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर रकेल को अपनी पूरी प्लानिंग समझा रहा होता है कि कैसे हम लोग डकैती करेंगे और प्रोफेसर उसे बताता है कि अगर हमारा साथी कोई पकड़ा भी गया तो हम उसे बैंक ऑफ स्पेन में कैसे पहुंचाएंगे, वो भी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को पता लगे बिना। और उसने दरअसल ये करके भी दिखाया था। उसने रैकेल को बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को पता लगे बिना बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचाया था। फिर हम सीजन में देखते हैं कि कहानी बैंक ऑफ स्पेन के सामने वाले पुलिस स्टैंड पर फोकस होती है, जहाँ कर्नल काफी गुस्से में होता है और वो आर्मी वालों को बुलाने की बात करता है और आर्मी बैंक ऑफ स्पेन में घुसने वाली थी। एंजिल एंड काफी लोग कर्नल को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मुल्क का अंदरूनी मामला है, इसमें तुम आर्मी को शामिल मत करो। लेकिन कर्नल इनकी एक नहीं सुनता और वो आर्मी में मेजर सिल्वेस्टर को फ़ोन करता है, जो उस वक्त अपने घर पर होता है, और कहता है कि मैं आर्मी वाले लोग खुद पसंद करूँगा, खुद अपनी आर्मी की टीम सेलेक्ट करूँगा जो बहुत बेहिस होगी और उस काम के लिए मुकम्मल होगी। दोबारा सीजन फ्लैशबैक में जाता है और प्रोफेसर रकेल को बोलता है कि जब ये काम पुलिस से नहीं हो पाएगा तो वो लोग आर्मी को बुला लेंगे और आर्मी वाले हॉस्टेज के साथ साथ सबको मार देंगे, क्योंकि आर्मी वालों के लिए हॉस्टेज का मरना खुद नुकसान जैसा होता है और इससे सब खत्म भी हो सकता है। फिर हम सीजन में देखते हैं कि रैकेल बैंक ऑफ स्पेन में लीड करने लगती है और वो पलार्मो से पूछती है कि तुम लोग अब तक कितना सोना पिघला चुके हो। पलार्मो से बताता है कि अब तक 59 टन पिघल चुका है और 31 टन अभी तक बाकी है। फिर रैकेल काम बंद करने का बोलती है क्योंकि यहाँ से इन्हें फरार होना होता है और कुल वक्त इनके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे होते हैं। और बैंक के बाहर पुलिस उस हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रही होती है जिसमें रकेल को बैंक ऑफ स्पेन में लाया गया था, जिसको प्रोफेसर का बंदा मार्सेला चला रहा था। पुलिस कार्स उसको फॉलो कर रही थी कि वो जैसे ही लैंड करे हम उसको पकड़ लेंगे सिर्फ 11 मिनट में, लेकिन इतना वक्त बहुत था। इस वक्त में तो मार्सेला बहुत कुछ कर सकता था। फिर बैंक ऑफ स्पेन में हम अर्तुरो को देख पाते हैं, जिसको मेलिना ने गोली मारी थी क्योंकि वो मोनिका को मारने वाला था। फिर हेलसिंकी उसे ले जाता है और अर्तुरो के जख्म ज़्यादा गहरे नहीं होते और जहाँ सोना पिघल रहा होता है वहाँ जाकर बोगोटा को काम बंद करने का बोलता है, लेकिन बहुत गुस्सा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि रैकेल के आने से इनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा और सब आपस में ही लड़ पड़ेंगे। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसे एलिसिया ने बांध कर रखा हुआ था एक मजबूत चेन से। एलिसिया प्रोफेसर से काफ़ी सवाल कर रही थी, रैकेल बैंक ऑफ स्पेन में कैसे घुसी, तुम लोग सोना बाहर कैसे निकालोगे और अंदर और कितने लोग हैं। लेकिन प्रोफेसर उसे कुछ नहीं बताता और एलिसिया उसके पाँव पर गोली मार देती है ताकि वो अपना मुंह खोले। लेकिन आखिरकार प्रोफेसर भी इन सब का लीडर होता है। वो एलिसिया को पागल बनाने की पूरी कोशिश करता है कि वो सोने को पिघलाने के बाद उसे डायरेक्ट गटर में डाल देंगे और वो बैकर सिटी से बाहर आ जाएगा, वो उसे ले लेंगे। लेकिन एलिसिया उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और वो फिर प्रोफेसर को बेस में ले जाती है जहाँ एक नाला होता है और उसमें उसे धक्का देने के बाद यही सवाल दोबारा पूछती है, लेकिन प्रोफेसर कुछ नहीं बताता और गन पॉइंट पर उससे फिर दोबारा ये सवाल पूछती है। प्रोफेसर कहता है अगर मैं मर भी गया तो सभी लोग आराम से वहाँ से निकल जाएंगे, तो तुम मुझे शौक से मार दो, वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है। एलिसिया उसे वहीं लटका कर चली जाती है। यहाँ पर पुलिस स्टैंड में कर्नल को यही लगता है कि शायद एलिसिया भी प्रोफेसर से मिली हुई है, इसलिए वो शुरू से ही लेकर बहुत नर्म थी। लेकिन एंजिल उसकी बात काटता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन कर्नल एलिसिया को गद्दार साबित करने पर तुला हुआ होता है जो प्रोफेसर को पकड़ने आई थी। कर्नल एलिसिया के खिलाफ सबूत बनाने लगता है ताकि वो इस ऑपरेशन को खुद लीड कर सके। वो बहुत सारे पैसे भी एलिसिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता है ताकि ऐसा लगे कि एलिसिया भी उनसे मिली हुई है और प्रोफेसर के बंदों ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। इसके आगे भी बहुत सी अजीब सी चीज़ें होंगी, लेकिन हम सिर्फ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसे प्रोफेसर का बंदा मार्सेला चला रहा था
वो हेलीकॉप्टर को एक खेत में रोक देता है जहाँ पर प्रोफेसर के 2 बंदे पहले ही मौजूद होते हैं। वो माल सारा को छुपाकर हेलीकॉप्टर के पास खड़े हो जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो भेड़े चराने आए हैं। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो प्रोफेसर का बूढ़ा बंदा उसे बोलता है कि ये फॉर्म इसका है और दूसरा बंदा उसकी भेड़ें चराता है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि जो आदमी हेलीकॉप्टर चला रहा था वो कहाँ गया। बूढ़ा बंदा बताता है कि वो एक रेड कलर की कार में यहाँ से फरार हो गया है और वो पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कि ये फॉर्म उसी का है उनसे लड़ने भी लग जाता है कि इस हेलीकॉप्टर की वजह से मेरी 3-4 भेड़ें मर गईं, उनके पैसे कौन देगा। पुलिस इसको नज़रअंदाज कर गाड़ियों की तलाश में निकल जाती है और फिर जब गाड़ी को पकड़ती है तो उसमें कोई और होता है जिसे प्रोफेसर के बंदों ने मार धाड़ कर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया था। पुलिस दोबारा बेवकूफ़ बन जाती है क्योंकि उनके हाथ में मार्सेला अभी तक नहीं लगा था। नेक्स्ट सीन में मार्सेला और प्रोफेसर के दोनों बंदों को भागता हुआ देखते हैं। फिर हम एलिसिया को देखते हैं जो प्रोफेसर और रकेल की बात करवाती है और प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनसे कहता है कि प्लान को सही से अंजाम दो और फिर सबसे माफ़ी मांगता है। और फिर सब बैंक ऑफ स्पेन के बाहर बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियों को देखते हैं और सब बहुत ही परेशान हो जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में बैंक में जितने भी रॉबर्स थे वो सभी गन्स लेकर आर्मी वालों से लड़ने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक एक और चांस देते हैं। रकेल, मोनिका एंड टोक्यो बगैर गन्स के बाहर जाती हैं बाकी हॉस्टेजेस के साथ। इतने सारे हॉस्टेज को देखकर आर्मी और पुलिस गन्स को नहीं चलाते, बस निशाने पर रखते हैं। फिर रकेल कर्नल को आवाज़ लगाती है और उससे बात करने की डिमांड करती है। शुरुआत में कर्नल इन तीनों को मारने का सोचता है, लेकिन बाकी एजेंट्स की बात सुनकर वो भी बगैर हथियार के रकेल के सामने जाता है। फिर रकेल बगूटा को वीडियो कॉल लगाती है और गांदिया की हालत दिखाती है। गांदिया की हालत दिखाकर फिर रकेल एक डॉक्टर की डिमांड करती है जो बैंक के अंदर आएगा गांदिया की ट्रीटमेंट करने के लिए। इन सब के पीछे इन सब रॉबर्ट्स का एक ही मकसद था, सिर्फ वक्त ज़ाया करना ताकि ये लोग यहाँ से फरार हो सकें। कर्नल को ये सब पता होता है और वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं अभी अंदर आर्मी भेजने ही वाला था और तुम्हें वक्त ज़ाया करना है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम ही लोग गांदिया को बाहर भेजो ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और फिर रकेल डिस्कस करती है कि प्रोफेसर को इन्होंने पकड़ लिया है और वो एलिसिया के कब्जे में है, लेकिन ये बात अभी किसी को नहीं पता है। शायद प्रोफेसर वापस आ सकता है क्योंकि कर्नल और बाकी लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर रकेल, मोनिका, टोक्यो आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं। अंदर गांदिया बगोटा को उकसा रहा था कि उसने कैसे नायरोबी को मारा था और बगोटा नायरोबी को कितना चाहता था। इसके बाद बगोटा गांदिया को बहुत मारता है। पलेर्मो और डेनवर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियो भी बगोटा का साथ देता है और फिर ये लोग गांदिया को मारते हैं। अगर ये लोग गांदिया को मार देते तो बाहर रकेल और कर्नल के बीच जो ट्रीटमेंट की बात चल रही थी वो वहीं रुक जाती और आर्मी अंदर आ जाती और सबको मार देती। अंदर पलेर्मो भी आखिरकार गांदिया को मारने के लिए तैयार था क्योंकि वो भी बहुत गुस्सा था। फिर अंदर हॉस्टेज के साथ ये तीनों आती हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा सा वक्त और मिल गया था और आर्मी अंदर आने वाली नहीं थी। गांदिया को इन्हें बाहर भेजना था। फिर टोक्यो बगोटा को रोकती है जो गांदिया की गर्दन तोड़ने वाला था, लेकिन गांदिया फिर टोक्यो को उकसाता है। फिर टोक्यो उसको खूब मारती है। यहाँ पर जो हॉस्टेज थे उनमें ऑर्थरो भी था। फिर वो वहाँ पड़े ब्लड प्रूफ जैकेट्स और गन सबको दे देता है और इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि सब गांदिया को मारने में मसरूफ थे। और फिर ऑर्थरो चोरों पर गोली चलाता है, लेकिन उल्टा 2 हॉस्टेज ही जख्मी हो जाते हैं और डेनवर के हाथ पर गोली लग जाती है। गांदिया को वहीं बांध देते हैं और यहाँ पर सारे हॉस्टेज बैंक ऑफ स्पेन में भागने लगते हैं। गवर्नर के प्लान के मुताबिक इन्हें एक ऐसे वार्ड में जाना था जहाँ सारी दीवारें स्टील की होती हैं और सभी उसी तरफ भागने लगते हैं। रॉबर्ट्स भी वहाँ आकर इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और इन्हें धमकाते भी हैं। दरअसल टोक्यो पलेर्मो हॉस्टेज की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पर गोलियां चलाते हैं ताकि इन्हें लगे नहीं और ये लोग डर जाएं। और बाहर कर्नल काफ़ी बेजार हो गया था और वो मेजर सिल्वेस्टर को अंदर जाने का ऑर्डर देता है और मेजर अंदर आने की तैयारी करता है। अंदर बैंक में आर्थरो और हॉस्टेज के प्लान्स के मुताबिक वार्ड तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन उन्हें वो कमरा मिल जाता है जहां पर रॉबर्ट्स के हथियार होते हैं और बहुत सारे होते हैं। हॉस्टेज और रॉबर्ट्स में काफ़ी दफ़ा फायरिंग होती है। गवर्नर आर्थरो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। धीरे धीरे सभी हॉस्टेज पकड़े जाते हैं सिवाय 4 लोगों के, जिसमें गवर्नर और आर्थरो भी शामिल थे। यहाँ बाहर एलिसिया ये रिकॉर्डिंग करती है कि उसने प्रोफेसर को पकड़ लिया है और प्रोफेसर ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसे एलिसिया नहीं पकड़ा है। तभी मार्सेला और बुड्ढा यानी प्रोफेसर के दोनों बंदे बेस पर आते हैं। एलिसिया प्रोफेसर को हिट करके उसे बेहोश करती है, एक इंजेक्शन देती है और उसे बेड पर लिटा देती है। फिर ये दोनों समझते हैं कि प्रोफेसर सो रहा है। फिर एलिसिया इन दोनों को मार कर पकड़ लेती है। जितना हमें लग रहा था एलिसिया उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। उसने 3 बंदों को मारा भी था और पकड़ भी लिया और यहाँ बैंक में आर्थरो के हाथ में जो हथियार आ रहा था वो उन्हें रॉबर्ट्स पर यूज कर रहा था। इससे सभी बहुत परेशान हो रहे थे।
और गोलियों की आवाज़ सुनकर मिलिट्री अंदर आने की भरपूर कोशिश कर रही थी। फिर रकेल बगुटा को ऑर्डर देती है कि गांधिया को बाहर भेज दो ताकि उन्हें कुछ और वक्त मिल सके। फिर गांधिया को बाहर भेज दिया जाता है, उस पर स्मोक बम लगाकर, ताकि गांधिया उनको अंदर की हालत ना बता पाए। और अंदर मोनिका एसी डेक से जाकर औरतों पर 1-2 फायर और कर देती है, जिससे वो निडाल होने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में तभी हॉस्टेजेस पकड़े गए थे और औरतों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर शुरुआती ट्रीटमेंट दिया जाता है और सभी रॉबर्स उसको बाहर भेज देते हैं और औरतों के साथ गवर्नर को भी बाहर भेज दिया जाता है। गवर्नर के हाथ में ऐसी हथकड़ी होती है जिसमें एक माइक होता है और ये माइक आगे बहुत काम में आएगा और इसका मेन मकसद हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। अब जब पब्लिक रॉबर्ट्स को सपोर्ट कर रही थी वो थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि पहली दफ़ा कोई हॉस्टेज इतना ज़ख्मी हुआ था। फिर कर्नल गवर्नर से पूछताछ करना शुरू करता है और गवर्नर बताता है कि अंदर सब सही चल रहा था, लेकिन औरतों ने रॉबर्ट्स पर फायर किया जिसमें 2-3 हॉस्टेजेस जख्मी हो गए। रॉबर्ट्स औरतों को कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन औरतों ने उन पर बॉम्ब मारा, फायरिंग की। तभी उन्होंने अपने बचाव में उस पर गोलियां चलाई। कर्नल बोलता है पब्लिक से झूठ बोल देंगे कि हॉस्टेजेस पर गोलियां औरतों ने नहीं बल्कि रॉबर्ट्स ने चलाई हैं, ताकि रॉबर्ट्स पर इल्जाम लगा दिया जाए कि रॉबर्ट्स पागल होकर हॉस्टेजेस को मार रहे हैं। और ये सब आवाज़ें उस हथकड़ी में रिकॉर्ड हो रही थी। और उसके बाद कर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था। वो अपने बंदों को बोलता है जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक हमला मत करना। फिर अंदर मोनिका को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसने किसी पर गोली चलाई, तो मेलिना आकर उसे समझाती है। फिर सीजन फ्लैशबैक में जाता है। फिर हम बर्लिन को देखते हैं जो अपने बेटे को मना लेता है अपनी जिंदगी का पहला तजुर्बा करने में। और फिर वो रफेल को अपने साथियों से मिलवाता है। ये लोग एक म्यूजियम से कदीमी सोने के बर्तन चुराने वाले थे। इनके पास बर्तनों की कॉपी भी मौजूद थी। इनका ये प्लान कैसे बनता है ये हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और फिर इस सीजन में कर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और एलिसिया पर आरोप लगाता है कि वो प्रोफेसर से मिली हुई है और ये भी कहता है कि एलिसिया स्टार्ट से ही रॉबर्ट्स पर कोई खास एक्शन नहीं लेना चाह रही थी और उसने रिजाइन भी इसीलिए किया ताकि वो प्रोफेसर को सपोर्ट कर सके और शायद अभी भी वो प्रोफेसर के साथ होगी और काम कर रही होगी। और वो कुछ फेक फुटेजेस भी दिखाता है और बैंक स्टेटमेंट भी जिसमें काफ़ी पैसे होते हैं। और प्रोफेसर ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि एलिसिया फंस गई थी और उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दरअसल एलिसिया सीक्रेटली प्रोफेसर को पकड़ना चाहती थी और इस वजह से कर्नल उसे धोखेबाज समझकर उसके खिलाफ रिपोर्ट जमा कर देता है। अब अगर वो सामने आकर सच भी बोल देती तो उसे झूठा ही समझते और अब प्रोफेसर एलिसिया को समझाने लगता है कि तुम हमारे साथ हो जाओ। एलिसिया जो प्रेग्नेंट होती है और वो उस बच्चे को पैदा करने वाली होती है। यहाँ पर बैंक में सभी रॉबर्ट्स गन्स लेकर रेडी थे क्योंकि अब जैसे ही कर्नल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती आर्मी वाले अंदर आने वाले थे और बैंक के अंदर पलेर्मो सबको लीड कर रहा था। वो सबको लीड करके एक साथ हो जाता है और प्लान करके अपनी टीम के बंदों को साइड में रखकर बाकी सभी लोगों को लेकर आर्मी वालों से लड़ने का प्लान करता है। और असल में ये लड़ाई होने वाली थी आर्मी और रॉबर्ट्स के दरमियान और उन्हें ये भी उम्मीद थी कि प्रोफेसर वापस आ सकता है। अब हम प्रोफेसर के बेस पर एलिसिया को देखते हैं जो बहुत पेन में होती है। प्रोफेसर के मनाने के बाद वो उसके हाथ खोल देती है और प्रोफेसर उसकी डिलीवरी करता है और एलिसिया एक बेबी गर्ल को पैदा करती है। कर्नल भी मीटिंग ख़त्म करके वापस आता है और पुलिस स्टैंड पर आर्मी मेजर सिल्वेस्टर से बात करता है और ये प्लान डिसाइड होता है कि पूरी आर्मी छत से अंदर जाएगी जहाँ पर एक स्टील बार होगी और वो लोग उसे बॉम्ब लगाकर उड़ा देंगे और अंदर जाएंगे और रॉबर्ट्स ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो प्लान के डिसाइड होते ही आर्मी एक ब्लाइंड स्पॉट से ऊपर जाती है। रॉबर्ट्स की नज़रों से बचकर वो छत पर बॉम्ब लगाकर उसे उड़ा देते हैं और ख़तरनाक धमाका होता है जिससे पलेर्मो समझ जाता है आर्मी वाले छत से आ रहे हैं और वो पूरी टीम को लेकर ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ प्रोफेसर भी न्यूज़ में देखता है कि बैंक ऑफ स्पेन में आर्मी वाले घुस चुके हैं। प्रोफेसर अब कमांड संभाल सकता था क्योंकि एलिसिया खामोश थी और अपने बच्चे को संभाल रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो प्रोफेसर पर दोबारा अटैक करेगी। इसकी 2 मेन वजूहत थी क्योंकि वो कुछ किए बगैर ही गिल्टी साबित हो गई थी कि वो प्रोफेसर की गैंग से मिली हुई है और दूसरा ये था कि वो अपनी बेबी गर्ल को देखकर काफ़ी खुश थी। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हम हेलसिंकी को देखते हैं जो ऊपर की तरफ बोरियां लगा रहा था, लेकिन धमाके की वजह से एक बहुत बड़ा स्टैचू उसके एक पाँव पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। पलेर्मो, रियो और बाकी सारे रॉबर्ट्स ऊपर आते हैं। हेलसिंकी के होश में आते ही वो आर्मी वालों पर फायरिंग करता है और प्रोफेसर भी पलेर्मो से राब्ते में होता है। वो पलेर्मो को गाइड करता है क्योंकि उसकी बेस में जो भी होता है वो सब दिख रहा होता है। रियो, पलेर्मो, बगुटा ये तीनों हेलसिंकी के पास जाते हैं और आर्मी वालों के साथ फायरिंग करते हैं और बैंक की दूसरी तरफ धमाके की छत से जाने का फैसला करते हैं ताकि वो आर्मी वालों को बैकफायर करें। लेकिन प्रोफेसर मना करता है कि छत पर मत जाओ, वहाँ बहुत सारे स्नैपर्स हैं जो तुम्हारी ही राह देख रहे हैं।
एक काम करो, सारे हॉस्टेज को लेकर आओ, उनके साथ मिलकर छुपके से गन्स को बैग में रखकर पाँव में बांधकर गड्ढे में कूद जाना और आर्मी वालों पर अटैक करना ताकि स्नैपर्स कुछ भी ना कर सकें। सीजन फ्लैशबैक में जाता है जहां बर्लिन अपने बेटे और गर्लफ्रेंड के साथ एक म्यूजियम में जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक आर्टिस्ट होती है और उसे म्यूजियम में पियानो प्ले करने के लिए इनवाइट किया जाता है क्योंकि उस दिन म्यूजियम में एक पार्टी होती है। बर्लिन और उसका बेटा एक वार्ड में जाते हैं जहां सोने के बर्तन होते हैं और उस वार्ड के सामने एक गार्ड होता है जिसे बर्लिन का पार्टनर मार्सेला डिस्ट्रैक्ट करता है। जी हाँ, वही मार्सेला जिसने हेलीकॉप्टर चलाया था। बर्लिन और उसका बेटा अपनी हैकिंग एक्सपर्टीज की मदद से $15 मिलियन के बर्तन को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं और ये बर्लिन के बेटे की पहली चोरी थी और इन एपिसोड्स में बर्लिन हमें बहुत दिखाया जाता है, लेकिन अब बर्लिन नहीं दिखाया जाएगा। और फिर सीजन में पलेर्मो, रियो एंड बगोटा आर्मी वालों पर फायरिंग कर रहे होते हैं और फिर एक मिसाइल मारते हैं जिससे काफ़ी सारे आर्मी वाले ज़ख्मी हो जाते हैं और वक्त में तय पलेर्मो हेलसिंकी को फर्स्ट एड देता है, लेकिन उस स्टैचू की वजह से उसका एक पैर पूरी तरह ख़त्म हो चुका होता है और उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। और पलेर्मो आर्मी वालों पर फायरिंग करता है और रियो और बगोटा एक बड़े बीम को देखते हैं जिससे स्टैचू को हटाया जा सकता है। फिर वो स्मोक ग्रेनेड फेंक कर गोलियों से बचकर उस बीम को ले आते हैं और फिर उसकी मदद से उस स्टैचू को हटा देते हैं और हेलसिंकी आज़ाद हो जाता है। बगोटा उसे नीचे लेकर जाता है ताकि वो उसकी बेसिक ट्रीटमेंट कर सके। डेनवर, टोक्यो और मैनिला हॉस्टेज के साथ छत पर आते हैं ताकि स्नैपर फायर ना करे, लेकिन पूरी खबर ये होती है कि सामने के गेट से कर्नल और भी ऑफिसर्स को भेज रहा होता है जो बैंक में आने वाले होते हैं। फिर प्रोफेसर कर्नल को कॉल करता है और बताता है कि उसके पास कर्नल की रिकॉर्डिंग है जिसमें वो औरतों को खुद मारने का कहता है। और भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं और वो कर्नल को धमकी देता है कि तुम्हारे अकाउंट में $10 मिलियन डलवा दूंगा, जिससे कर्नल डर जाता है। फिर कर्नल ऑफिसर्स को अंदर नहीं भेजता, जिसकी वजह से जो आर्मी वाले अंदर थे वो अकेले रह गए थे। फिर छत से मैनिला, टोक्यो एंड डार्विन उस गड्ढे में कूद जाते हैं और फिर आर्मी वालों पर बैकफायर करते हैं और इन आर्मी वाले लोगों में गांदिया भी था जिसे शुरू में रॉबर्ट्स ने जाने दिया था। और फिर रॉबर्ट्स आगे और पीछे से आर्मी वालों को घेर लेते हैं और आपस में फायरिंग भी करते हैं और जल्दी रकेल और बाकी रॉबर्ट्स भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और आर्मी वाले रकेल, रियो, पलेर्मो एंड मोनिका को एक वार्ड में फंसा देते हैं जिसकी वजह से इनका यहाँ से निकलना मुश्किल था। और दूसरी तरफ टोक्यो, डार्विन एंड मैनिला अकेले पड़ जाते हैं और आर्मी वाले इन पर हमला करते हैं। आर्मी वालों ने कुछ लोगों को किचन में बंद कर रखा था और कुछ किचन की दूसरी तरफ थे। अब इन रॉबर्ट्स में बगोटा और 2-3 आदमी थे जो सोना पिघलाने का काम कर रहे थे, वो नीचे के फ्लोर्स पर थे। फिर अब बगोटा और बाकी 2-3 लोगों को मदद के लिए बुलाया जाता है या नहीं, ये हमें आखिरी एपिसोड में पता लगेगा। एपिसोड 5 यानी इस वॉल्यूम के लास्ट एपिसोड में बहुत फायरिंग होगी और ये लोग बहुत लड़ेंगे, इसी वजह से ज़्यादा डिटेल में नहीं देख पाएंगे। और इस एपिसोड में टोक्यो की काफ़ी पुरानी कहानी भी दिखाई गई है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड एक हाइस्ट में मारा गया और कैसे प्रोफेसर ने उसे अपनी टीम में लिया। और भी बहुत कुछ है जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। और फ्लैशबैक में टोक्यो की स्टोरी क्यों बताई जा रही थी ये हमें आगे पता लग जाएगा। अब इस सीज़न में हम रियो, मैनिला, डेनवर को देखते हैं जो किचन में थे और एक बड़ी स्टील टेबल को किचन के गेट पर लगाते हैं और उसकी मदद से वो आर्मी वालों पर अटैक करते हैं और कुछ वक्त के लिए साइड में छुप जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि वो साइड की दीवार को तोड़कर जाएंगे। इन्हें करने से रोकने के लिए प्रोफेसर टोक्यो को बोलता है कि तुम गांदिया को भड़काओ ताकि वो मेजर सिल्वेस्टर का ऑर्डर ना माने और गलती करे। और टोक्यो गांदिया को भड़काती है और उसकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलती है। इस बात पर गांदिया को गुस्सा आ जाता है और वो एक नेट किचन में फेंक देता है जो मेजर का प्लान नहीं होता। टोक्यो को इसी चीज़ का इंतजार था, वो बॉम्ब को कैच कर उसे बाहर फेंक देती है जिससे एक आर्मी वाला ऑन द स्पॉट मर जाता है और 2 जख्मी हो जाते हैं। ऑर्डर ना मानने पर मेजर और एक बंदी गांदिया को खूब मारते हैं और दूसरी तरफ बगोटा और उसके आदमी गैस कटर से उस स्टील की दीवार को काट रहे थे जिसमें पलेर्मो, रियो, रकेल और मोनिका थे। और किचन की दूसरी साइड आर्मी वाले दीवार तोड़ रहे थे, वो ड्रिल करते हैं बॉम्ब से दीवार को उड़ाने के लिए। लेकिन टोक्यो दूसरी तरफ उस ड्रिल होल में से एक गोली चलाती है और 2 आर्मी वाले जख्मी हो जाते हैं। लेकिन किचन के दूसरे हिस्से से टोक्यो बाहर स्नैपर्स को दिख रही थी और वो टोक्यो को शूट कर देते हैं जिससे टोक्यो काफ़ी जख्मी हो जाती है और आर्मी वाले बॉम्ब की मदद से दीवार को उड़ाने वाले थे। तो खतरा देखकर डेनवर मैनिला को लिफ्ट से नीचे भेज देता है। वो रस्सियों पर लटक कर टोक्यो को नीचे ले जाने लगता है, लेकिन टोक्यो अब हिल भी नहीं सकती थी और डेनवर को आगे जाने को बोलती है क्योंकि उसका बचना अब मुश्किल था। यहाँ पर स्टील की दीवार से पलेर्मो और काफ़ी लोग निकल आते हैं और रियो टोक्यो को बचाने के लिए नीचे से ड्रिल करता है। अब डेनवर ना चाहते हुए भी वेटर लिफ्ट वाले रास्ते से नीचे चला जाता है, यानी अब सभी रॉबर्ट सेफ थे और नीचे के फ्लोर्स पर थे। और रियो ड्रिल करके टोक्यो को देखता है और दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और टोक्यो काफ़ी खुश थी कि रियो उसके लिए यहाँ तक आया। जल्द ही किचन की दीवार को उड़ा दिया जाता है और आर्मी वाले अंदर आ जाते हैं। तो टोक्यो रियो को वहाँ से जाने को बोलती है और आर्मी वालों पर गोलियाँ चलाती है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं था।
आर्मी वाले टोक्यो पर फायरिंग करते हैं और टोक्यो बेहोश हो जाती है। गांधिया वहाँ आता है और टोक्यो को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है और टोक्यो के पास जो ग्रेनेड्स थे उनके पिल्स टोक्यो ने पहले ही निकाल ली थी और सारे ग्रेनेड्स ब्लास्ट हो जाते हैं और टोक्यो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और शायद गांधी और बाकी आर्मी वाले भी मारे जाते हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक सीन होता है। इसी के साथ ये एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे भी बैंक ऑफ स्पेन में काफ़ी रॉबर जिंदा हैं, टोक्यो मर चुकी है, हेलसिंकी भी काफ़ी ज़ख्मी है, प्रोफेसर बाहर शॉक में है क्योंकि उसने टोक्यो को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया और पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी गुस्सा हैं। तो क्या रॉबर्ट्स बैंक ऑफ स्पेन से फ़रार हो पाएंगे या नहीं, ये हम मनी हाइस्ट सीज़न 5 के वॉल्यूम 2 में देखेंगे जो दिसंबर में रिलीज़ होगा।